हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू अमेजन एकेडमी। आज जो हम ट्रिक लेकर आए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है और काफी क्वेश्चंस में वो लग जाती है। खासकर अगर मैं एडवांस की बात करूं तो वहां ये ट्रिक लग जाती है और बहुत आसानी से आप सिचुएशंस को, चीजों को देख सकते हैं। तो जो ट्रिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है 12th का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केसेस में पावर एनालिसिस की मदद से हम बहुत आसानी से चीजों को देख सकते हैं। और जो बेसिक बात है इसके पीछे उसको जरा समझे थोड़ा सा। अगर हम इसका डिटेलिंग में जाएं तो जो मैं ट्रिक आपके सामने रख रहा हूं वो एक बहुत ही छोटी सी बात पर बेस्ड है कि हम अच्छे से समझते हैं कि अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है, आइसोलेटेड चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड उस आइसोलेटेड मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगाती है हम अच्छे से जानते हैं, दैट इज गिवन बाय F = Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B। तो जो फोर्स मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करती है, दैट फोर्स F = Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B, है ना, राइट। हेंस वो जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही के ही डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ऐसा हो जाने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल पर वर्क डन करेगी, dW by magnetic field, that work done would be equal to 0। ये है बात। हेंस मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंटरेक्शन नहीं करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंटरेक्शन नहीं करती है। हेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कोई केस हो तो उन केसेस में चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंटरेक्शन नहीं करेगी, हेंस अगर हम पावर की बात करें और मान लेते हैं कि क्लोज्ड सर्किट है, फ्लक्स चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, करंट भी बह रहा है, तो जो भी रेजिस्टेंसेस वगैरह होंगे उनके थ्रू जो एनर्जी डिसिपेट हो रही होगी, जो पावर डिसिपेट हो रही होगी, वो पावर कहीं कहीं से आ रही होगी, है ना, किसी चीज से मिल रही होगी। हेंस पावर इनपुट और पावर आउटपुट को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन नहीं कर रही है, राइट। हेंस चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर है, पावर डेवलप्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दैट वुड बी 0। हेंस ऐसी सिचुएशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केसेस में पावर इनपुट और पावर आउटपुट को हम एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। कुछ चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी इसमें, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से पता होगा। मैं फटाफट से रिफ्रेश करा दे रहा हूं। जैसे अगर कोई रेजिस्टेंस है और उसके अक्रॉस अगर V वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस जिस रेट से हीट डिसिपेट करेगा, दैट इज गिवन बाय V²/R, जानते हैं हम, है ना। तो अगर V वोल्टेज है अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, तो लेट अस इमेजिन इफ दिस इज अ रेजिस्टेंस, this is a resistance having a value of R, and if the voltage across the resistance is V, then the power dissipated by the resistance would be V²/R। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और एक और चीज की जरूरत पड़ने वाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। हम जानते हैं कि अगर कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड में घूमे, तो मान लेते हैं ये कोई रॉड है, ऐसा L लेंथ का कोई रॉड है, इसका जो लेंथ है वो है L, और इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में मान लेते हैं कांस्टेंट ओमेगा से घुमा देता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है B, तो देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों इंड्यूस्ड ईएमएफ जो दोनों एंड के अक्रॉस आएगा, और वो होता है ½ B ओमेगा L², है ना। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों एंड के अक्रॉस, इस एंड और इस एंड के अक्रॉस आएगा, अगर इसको मैं A बोल दूं और इसको मैं B बोल दूं, तो A और B के अक्रॉस, दैट मींस VA माइनस VB की अगर मैं बात करूं तो दैट इज ½ B ओमेगा L²। इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। सो अगर कोई सॉलिड डिस्क जैसी कोई चीज है, ये कोई मेटेलिक डिस्क है, ये भी मेटेलिक रॉड थी, ऐसी कोई मेटेलिक डिस्क है जिसका जो रेडियस है, मान लेते हैं वो रेडियस है L, और इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमा दें, ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, तो इसका सेंटर और पेरिफेरी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज गिवन बाय ½ B ओमेगा L²। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ले लें A, और पेरिफेरी पर अगर पॉइंट ले लें B, तो VA माइनस VB जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज गिवन बाय ½ B ओमेगा L²। ये दो तीन चीजों का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, और जो मेरी फंडामेंटल ट्रिक है, दैट इज द पावर डेवलप्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो आइए फटाफट से देखें कि इनका इस्तेमाल करके हम किस तरह से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि ये एक शाफ्ट है, जो दिख रहा है आपको, ये शाफ्ट है, और इस शाफ्ट पर एक मेटेलिक डिस्क को मैंने लगाया हुआ है, और एक दूसरी डिस्क है, एक पुली जैसी है जो वहां है। अ डिस्क ऑफ रेडियस R इज मेड अप ऑफ material of negligible resistance and can rotate about a horizontal shaft. So this is the disk having a radius of R. So this is the disk having a radius of R which can rotate about this axis. A small disk of radius rho. तो ये जो छोटा वाला डिस्क है, इसका जो रेडियस है दैट इज रो, दोनों एक ही एक्सिस पर है, दैट मींस दोनों कॉमन एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे, राइट। तो दोनों बोथ ऑफ देम विल हैव द सेम, लेट अस इमेजिन, एंगुलर वेलोसिटी। तो दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमेंगे। is fixed onto the same shaft and has a massless cord wrapped around it which is attached to a small object of mass m, है ना भाई। तो एक small object of mass m है, ऐसे two ends of a resistor R, so there is a resistor R as well which is connected across the center and the periphery of the disk, right, and a magnetic field is also present, is connected to the perimeter of the disk and to the shaft by wiring contacts by, and the system is then placed in a uniform horizontal magnetic field B, ऐसे horizontal magnetic field B में रखा है,
एंड मास m इज रिलीज्ड। ठीक है जी, छोड़ देते हैं। फाइंड द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी विद विच द डिस्क विल रोटेट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये सिस्टम एक तरह की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, है ना, एक तरह की टर्मिनल सिचुएशन में आ जाएगा, और उस समय, केवल टर्मिनल सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, उस समय ये ब्लॉक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ चलेगा। उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी vt बोल सकते हैं। और ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा भी एक टर्मिनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी की वैल्यू ले लेगा, जो कि कांस्टेंट रहेगी, राइट। सो ओमेगा टी एंड vt after certain point of time will become constant, after certain point of time will become constant। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी बता दीजिए, दैट मींस ओमेगा टी की वैल्यू बता दीजिए जब ये सिस्टम आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जब ये एक तरह के इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया, तो बता दीजिए। तो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, हम केवल पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में डिस्क घूम रही है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, सेंटर और पेरिफेरी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, और एक रेजिस्टेंस भी आपने कनेक्ट कर दी है। हेंस क्या करंट फ्लो करेगा और क्या रेजिस्टेंस के थ्रू हीट डिसिपेट होगी। सवाल ये है कि रेजिस्टेंस के थ्रू जो हीट डिसिपेट होगी, उसके लिए जो एनर्जी है, वो एनर्जी आएगी कहां से? वो एनर्जी आएगी, ये जो मास है, ये मास नीचे जा रहा है, हेंस जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स mg पर पॉजिटिव पावर जनरेट करेगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझते हैं कि पावर डेवलप्ड बाय अ फोर्स इज गिवन बाय F डॉट V, इस रिजल्ट का और मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स mg इस स्मॉल m पर जो पावर बनाएगा, दिखाएगा या डेवलप करेगा, दैट इज लाइक mg into vt। hence mg into vt is what? It is the positive power developed by gravitational forces, or you can say it is the rate of energy given by the gravitational forces to small m। ठीक, इस एनर्जी का क्या हो रहा है? क्या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है? नहीं, क्योंकि अगर vt कांस्टेंट हो गया है तो काइनेटिक एनर्जी सबकी कांस्टेंट हो गई है। हेंस इस एनर्जी का, इस रेट ऑफ इनकमिंग एनर्जी का क्या हो रहा है? क्या ये रेट ऑफ इनकमिंग एनर्जी रेट ऑफ आउटगोइंग एनर्जी या डिसिपेटिव एनर्जी के बराबर हो जाना चाहिए। हेंस mg into vt is the power input to the system and the power output of the system, or the dissipative power is via resistance, which is like v square by r, where v is the potential difference between the center and periphery, जो कि अभी हमने समझा था, which is half v ओमेगा l स्क्वायर। l का यहाँ क्या हो जाएगा? स्मॉल r हो जाएगा, जो इसका रेडियस है। हेंस जो EMF, मैं अगर EMF के टर्म्स में लिखूं तो EMF E का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कैपिटल R। क्या ये इक्वेशन आप समझ पा रहे हैं? ये फंडामेंटल इक्वेशन क्या आप समझ पा रहे हैं, है ना? तो mg इंटू टर्मिनल वेलोसिटी vt इज इक्वल टू EMF का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। अब EMF, इंड्यूस्ड EMF सेंटर और पेरिफेरी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर मैं उसकी वैल्यू रखूं तो दैट इज हाफ b इंटू ओमेगा इंटू l स्क्वायर, l इज स्मॉल r का स्क्वायर। क्या ये e की वैल्यू में वहां सब्स्टिट्यूट करूं? एक चीज। दूसरा, vt जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये शाफ्ट ओमेगा से घूम रहा है या ओमेगा t से घूम रहा है, तो vt की जो वेलोसिटी होगी, क्या v इज इक्वल टू r ओमेगा से लिखेंगे। हेंस vt इज इक्वल टू रेडियस r विच इज रोहो इंटू ओमेगा, जो हम निकालना चाहते हैं। ओमेगा बोल लो, ओमेगा टी बोल लो, ये दो चीजें मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो देखो, इन दोनों बातों को अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो अब मुझे क्या मिलने वाला है? तो इन दोनों चीजों को मैं यहाँ रखने वाला हूँ। तो नाउ आई एम गेटिंग mg इंटू रोहो इंटू ओमेगा, mg इंटू रोहो इंटू ओमेगा इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, करेक्ट है। क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है? ओमेगा कैलकुलेट करना है। यहाँ ओमेगा का स्क्वायर का एक टर्म आएगा, एक ओमेगा उस तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। हेंस ओमेगा की जो वैल्यू यहाँ से सिंप्लीफाई होकर आएगी, ये 4 बनेगा नीचे, 4 को मैं इधर किसका दे रहा हूँ, तो 4 टाइम्स ऑफ mg रोहो इंटू r। तो ओमेगा की जो वैल्यू फाइनली मुझे दिखाई देने वाली है, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ m इंटू g इंटू रोहो, m इंटू g इंटू रोहो इंटू r इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर एंड r टू द पावर 4, डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर एंड स्मॉल r टू द पावर 4। अब सबकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्मॉल m का क्या वैल्यू है? स्मॉल m का वैल्यू है 50 ग्राम, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसा ही सिस्टम है, दैट मींस 50 इंटू 10⁻³ g इज 10। रोहो स्मॉल वाला जो पुली है उसका रेडियस है विच इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻² मैं रोहो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। कैपिटल R रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 0.01 ओम, ऐसा ही सिस्टम में है तो 0.01 ओम सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। b टेस्ला में मैग्नेटिक फील्ड है कितना? 0.2 टेस्ला, तो 0.2 का स्क्वायर यहाँ, और स्मॉल r जो कि हमारी डिस्क का रेडियस था विच वाज 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर,
तो 0.1 टू द पावर 4। सब कुछ को सब्स्टिट्यूट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, कैलकुलेट करूंगा और कैलकुलेट कर सिंपल कैलकुलेशन से सारे टर्म्स कट जाएंगे और जो आपको आंसर दिखाई देगा दैट वुड बी बी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशंस एकदम इजी हैं। आप वैल्यूज पुट करोगे, अपने आप टर्म्स कटेंगे और आपको सिंपल सा आंसर आ जाएगा विच इज वेरी वेरी इजी। हेंस कैलकुलेशंस बिल्कुल आसान है, केवल कंसेप्ट अगर समझ में आ जाए, ट्रिक समझ में आ जाए तो ये बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं और लाइकवाइज सिमिलर एग्जाम्पल्स का फायदा आप एग्जाम में उठा पाएंगे। अब देखो एक और थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर, इसी ट्रिक को थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर देते हैं, एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड है 20 टेस्ला और ये एक सर्किल का एक आर्क जैसा है ना भाई, तो एक सर्किल का हिस्सा जैसा है, ये एक सर्किल का सेक्टर जैसा है, ऐसा कह लेते हैं, विच इज हैविंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हम अच्छे से जानते हैं सेक्टर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियंस। ये फॉर्मूला है सेक्टर का, सेक्टर के एरिया की जिसकी जरूरत पड़ेगी। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो सेक्टर है ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है विच इज 2 रेडियन पर सेकंड और अभी t इज इक्वल टू 0 पर इट इज एज पर द सिचुएशन शोन। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द पावर रिक्वायर्ड to maintain the constant angular velocity between the interval pi by 6 to pi by 3 seconds। तो we have to understand pi by 6 seconds और pi by 3 seconds के बीच हो क्या रहा होगा। तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है ना। हम जानते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमे तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन बाय ओमेगा इनटू टी। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू पाई बाय 6 के बीच t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू पाई बाय 6 के बीच जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, दैट इज ओमेगा इनटू पाई बाय 6। ओमेगा इज 2, so it would be like 2 into pi by 6, so it would be like pi by 3 radians, which means 60 degrees। Hence t is equal to pi by 6 जो हमारा इंटरवल है उस इंटरवल पर ही 60 डिग्री आगे घूम जाएगा। अभी आप ध्यान से देखोगे this is 60, hence this angle is also 60 डिग्री। Hence जो इनिशियल मोमेंट है उस इनिशियल मोमेंट पर क्या होगा, ये 60 डिग्री टर्न कर जाएगा। तो ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री यहाँ आ जाएगी, दैट मीन्स इट इज जस्ट अबाउट टू एंटर। और जो जब हमारा टाइम इंटरवल खत्म होगा पाई बाय 3 सेकंड्स, तो देखो इंटरवल कितना है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 सेकंड्स के बीच इंटरवल कितना है, पाई बाय 6 का। पाई बाय 6 इंटरवल अगर हो तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस इंटरवल में होगा दैट इज अगेन फिर पाई बाय 3। हेंस t इज इक्वल टू पाई बाय 3 सेकंड्स पर अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो ये पूरा का पूरा सेक्टर अंदर आ चुका होगा। तो t इज इक्वल टू पाई बाय 6 और t इज इक्वल टू पाई बाय 3 पर अगर मैं डायग्राम्स बनाऊं तो t इज इक्वल टू पाई बाय 6 पर जो सिचुएशन होगी वो सिचुएशन होगी ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये है एट t इज इक्वल टू पाई बाय 6। और t इज इक्वल टू पाई बाय 3 पर अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो जो सिचुएशन होगी वो सिचुएशन होगी ये ऐसा। हेंस क्या t इज इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3 के बीच जो एरिया अंदर में आ गया क्या, दैट इज द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब मैं यूज कर रहा हूं फराडे लॉ, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस होगा, E एवरेज जिसको मैं बोलूं, तो दैट E एवरेज वुड बी इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। Magnetic flux is magnetic field into area. Hence t is equal to pi by 6 पर what was the magnetic flux? Magnetic field केवल बाहर है, अंदर कोई magnetic, इस तरफ कोई magnetic field नहीं है, केवल इस तरफ है। Hence what was the magnetic flux? 0। और t is equal to pi by 3 पर what is the magnetic flux? Magnetic field into this area, and this area is half into r square into theta. Hence change in magnetic flux would be given by half into r square into theta into b, and the interval of time is pi by 6 से pi by 3, so interval of time is pi by 6. So this is the average EMF that is induced. Now question is asking how much is the external power that is required to maintain the constant angular velocity. Now होगा क्या, जैसे ही ये सेक्टर अंदर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, जैसे ही इंड्यूस्ड EMF आएगा, और ये क्लोज्ड लूप है, ये क्लोज्ड लूप है और इस क्लोज्ड लूप का रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या करंट फ्लो करने लगेगा और 4 ओम रेजिस्टेंस से क्या हीट डिसिपेट होगी, बिल्कुल हीट डिसिपेट होगी। हेंस अगर आपने एक्सटर्नल पावर नहीं अप्लाई करी तो व्हाट विल हैपन, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द लूप विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द ओमेगा विल देन नॉट रिमेन कांस्टेंट। हम चाहते हैं कि हमारा ओमेगा कांस्टेंट रहे, तो क्या करें, क्या उतनी पावर हमें बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी। तो लेट अस अंडरस्टैंड t इज इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3 सेकंड्स के बीच जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, उस एवरेज ईएमएफ से जो पावर आएगी वो पावर क्या होगी, क्या उतनी पावर हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। और पावर है ई स्क्वायर बाय आर या वी स्क्वायर बाय आर, आर इज द रेजिस्टेंस। हेंस ई का वैल्यू तो आ चुका है मेरे पास, ई का वैल्यू तो मेरे पास आ चुका है।
क्या जो पावर एक्सटर्नल जो देना पड़ेगा, क्या दैट वुड बी इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। अब हम सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू आर का स्क्वायर, आर इज लाइक 2 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 का होल स्क्वायर, हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा इज हाउ मच, थीटा इज पाई बाय 3, ये वाला थीटा 60 डिग्री पाई बाय 3 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी इज हाउ मच 20 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक 20 टेस्ला डिवाइडेड बाय पाई बाय 6, तो डिवाइडेड बाय पाई बाय 6। आई होप यू आर गेटिंग, दिस इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 6 ऊपर जाएगा, तो ये 3, ये 6 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला पाई और ये वाला पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ -4 और फिर एक 10 की पावर गई, तो 10 टू द -3 बचा और 2 टू द 4 और 4 टू द 8, सो दिस वुड बी लाइक 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। आई होप यू आर गेटिंग, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो दिस वुड बी इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर इज लाइक 4 ओम। आर यू विद मी, करेक्ट है। हेंस कितना आंसर मुझे मिलने वाला है, मुझे मिलेगा 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 watt, which is 16 mu W. This would be the right answer and it is very easy. You can see calculations are also very easy. बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको ट्रिक समझ में आनी चाहिए कि ट्रिक क्या है। और एक आखिरी एग्जांपल और ले लेते हैं एल्जेब्रिक नेचर का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि there is a uniform magnetic field B as shown in this diagram and then there is a block of mass capital M as connected by a thread which is wound on a pulley. So this is the pulley and between the center and periphery a resistance is connected and the pulley is free to rotate about a horizontal axis. Uniform magnetic field exists in the horizontal plane as shown in this diagram. The disc is connected with the resistance R as shown. Then calculate the terminal velocity of the block if it was released from rest. Treat the pulley as a uniform metallic disc. EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेटेलिक चीजों पर ही होता है। तो अगर हम L रेडियस का इसको एक मेटेलिक डिस्क जैसा इमेजिन करें, L रेडियस का, ऐसे L रेडियस का डिस्क जैसा इमेजिन करें, तो आपने बता देना है व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट वुड बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। लेट अस इमेजिन ब्लॉक का टर्मिनल वेलोसिटी है vt और उस समय ये जो डिस्क है ये रोटेट कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। हेंस ये vt और ये ओमेगा में क्या रिलेशनशिप होगा, vt which is basically the velocity of block which is as well the velocity of thread which is the tangential velocity of the pulley. तो vt is equal to L into omega, ये समझ में आना चाहिए। सिंपल v is equal to r ओमेगा, रोटेटिंग बॉडी का v is equal to r ओमेगा का इस्तेमाल किया। अब मैं ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे होंगे ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो पावर डेवलप करेंगे ब्लॉक पर वो कितनी होगी, वो होगी mg into vt इज द पावर जो डेवलप करेंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू द पावर डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस। हेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेंटर और पेरिफेरी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, हाफ b ओमेगा L स्क्वायर। सो हाफ b ओमेगा इंटू L स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। देखो समझ में आना चाहिए, कहानी समझ में आनी चाहिए, सही है। अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है vt। हेंस क्या ये जो ओमेगा है, क्या मैं ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं vt बाय l यहाँ, तो इस ओमेगा को आई एम सब्स्टिट्यूटिंग एज vt बाय l, तो एक l और एक l का टर्म कटा, ठीक है जी। यहाँ ओमेगा का स्क्वायर या vt का स्क्वायर बनेगा, एक vt से कटेगा, ठीक। हेंस ये 4 इधर पहुंचेगा, सो 4m इंटू g इंटू ये वाला r इधर आ गए, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय यहाँ क्या क्या बचा, एक तो b का स्क्वायर बचा, b का स्क्वायर और vt बाय l रखा तो एक l कटा, l का स्क्वायर बचा, ठीक है जी, इज इक्वल टू उस तरफ है vt। तो 4 times of mgr divided by b square l square becomes the terminal velocity. The answer becomes A, right? So how useful is this trick? different cases में इस ट्रिक का इस्तेमाल करके हम बेमतलब के कॉम्प्लिकेशंस में जाएं ही क्यों, जरूरत क्या है जाने की, राइट? हम इस ट्रिक की मदद से क्वेश्चंस को खटाखट सॉल्व कर लेते हैं और कई बार आईटी ने क्वेश्चन दिए हैं जो कि इस ट्रिक की मदद से हो जाते हैं। हेंस इसको बहुत आपने संभाल कर रखना है और इसको रेलेवेंट एरियाज पर, रेलेवेंट जगह पर यूज करना है। और इसी प्रकार से और जो हमारे आगे एपिसोड्स आते रहेंगे उनको वेट करें, उनको वॉच करें। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.